हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है माइंड मैप क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले 9th क्लास के फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए बच्चों समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझने के लिए यह जरूरी है कि पहले आप न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझें। इन दोनों की वीडियो बच्चों पहले ही अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में जाएं और इससे पहले की सारी वीडियो को आप आराम से देखें और फिर आप इस वीडियो पे आएं। आपको हर एक पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आएगा। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वीडियो में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को काफी आराम से काफी अच्छे से समझा था, लेकिन बच्चों हमने उस वीडियो में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव नहीं करा था। तो चलिए बच्चों, आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं और उसके बाद समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बच्चों, इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो वो डायरेक्ट रिलेट कर रहा है कि उसके ऊपर कितना अनबैलेंस्ड फोर्स यूज हो रहा है। तो बच्चों यहां से क्वेश्चन 1 में आता है कि सर मोमेंटम क्या है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों, जो मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। यहाँ पे P मोमेंटम, m मास और v वेलोसिटी होती है। बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका मास कम होगा और अगर मास ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होगी। ये दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। बच्चों, अनबैलेंस फोर्स लगने से पहले भी तो ऑब्जेक्ट की अपनी कोई वेलोसिटी होगी और उस वेलोसिटी की वजह से उसका कोई मोमेंटम होगा। तो बच्चों, इस मोमेंटम को हम लेट करते हैं P1 और जो ऑब्जेक्ट का मास है वो m और जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो u। अब बच्चों हम बात करते हैं जब ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ। बच्चों, अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होने की वजह से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया और अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो उसके मोमेंटम में भी चेंज आया होगा। बच्चों, इस मोमेंटम को मानते हैं P2, मास हो गया m और वेलोसिटी हो गई v। अब बच्चों अभी हमने ये चीज देखी कि अनबैलेंस फोर्स लगने से पहले मोमेंटम कुछ और था और अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद मोमेंटम कुछ और है। लेकिन बच्चों मोमेंटम में कितना चेंज आया उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? P इज इक्वल टू P2 माइनस P1 कि बच्चों अनबैलेंस फोर्स लगने के बाद ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना था और अनबैलेंस फोर्स लगने से पहले मोमेंटम कितना था। अगर दोनों को माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा बच्चों कि कितना मोमेंटम चेंज हुआ। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ यार, ये चीज क्लियर है बच्चों? बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये कहती है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जितना भी चेंज हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसके ऊपर कितना अनबैलेंस फोर्स यूज हो रहा है। तो बच्चों हम यहां से क्या चीज देख रहे हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। ये चीज क्लियर है बच्चों? अब बच्चों यहां पर हम P2 और P1 की वैल्यू पुट करते हैं तो बच्चों क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu। बच्चों m यहां पर कॉमन है तो आप m कॉमन ले सकते हैं। बच्चों आपने अभी तक एक बात और नोटिस नहीं करी कि जो स्टेटमेंट है वो ये चीज कह रही था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कि बच्चों मोमेंटम तो चेंज हो रहा है लेकिन किस रेट से हो रहा है, यानी मोमेंटम को चेंज होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो बच्चों अब क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t। बच्चों यहाँ पे t क्यों आया है? t इस चीज को शो करने के लिए आया है कि किस रेट में कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने अपने मोमेंटम को चेंज किया। यह बात समझ में आ रही है बच्चों? कोई इशू तो नहीं है? हाँ बच्चों, सारी चीजें क्लियर हैं?
अब बच्चों आप ध्यान दोगे, मोशन चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी है कि वेलोसिटी में अगर चेंज होता है तो बच्चों वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो बच्चों v माइनस यू अपॉन टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और बच्चों एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, a होता है। तो बच्चों अब आप ये देखोगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आप k यूज कर सकते हैं। तो बच्चों फाइनल एक्सप्रेशन क्या हुआ, F इज इक्वल टू k ma। और बच्चों यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आपके हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन दिया जाएगा। बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे ये बात कही गई थी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए जरूरी है कि आप न्यूटन सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन को जरूर समझें। बच्चों अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करा, तो चलिए बच्चों थोड़ा हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी रिवाइज कर लें। Whenever two bodies interact, the force exerted by a first body on a second body is equal and opposite to the force exerted by a second body on a first body is known as Newton second law of motion। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर लगाएगा। और बच्चों यही है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों आइए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेनेवर टू बॉडी इंटरैक्ट द सम ऑफ मोमेंटा बिफोर द कॉल्यूजन इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटा आफ्टर द कॉल्यूजन प्रोवाइडेड देयर आर no external force acting on them is known as law of conservation of momentum। बच्चों ये चीज कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो टकराने से पहले दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो बराबर होगा टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम आया है उसके। आइए बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं एग्जांपल की हेल्प से। मान लीजिए कि दो बॉल बिना किसी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किए वेलोसिटी UA और UB से मूव कर रही हैं और एक पॉइंट पर t टाइम के लिए आपस में टकराती हैं। तो बच्चों जब बॉल A और B आपस में टकराई तब एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चों बॉल A ने बॉल B के ऊपर फोर्स लगाया और बॉल B ने बॉल A के ऊपर फोर्स लगाया। बच्चों यहां पर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं जहां पे दोनों बॉलें एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रही हैं मगर उनके मैग्नीट्यूड बच्चों अपोजिट हैं। तो बच्चों यहां पे फोर्स A इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स B। बच्चों जब बॉल एक दूसरे से टकराई तो उनकी वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही ना। तो बच्चों अब यहां से हम ये चीज देखते हैं कि टकराने से पहले बॉलों की वेलोसिटी UA और UB थी और टकराने के बाद बॉलों की वेलोसिटी VA और VB हो गई। यहां से हम ये चीज देख रहे हैं कि बॉल के मोमेंटम में चेंज तो आया लेकिन कितना चेंज आया ये हम कैसे मेजर करेंगे। बच्चों इसके लिए हम ये चीज कर सकते हैं कि बॉल का मोमेंटम अब कितना था और पहले कितना था। अगर दोनों को आपस में माइनस करें तो हम ये चीज निकाल सकते हैं कि बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया है। तो बच्चों इसके लिए हम ये चीज करते हैं कि P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। यहां पे बच्चों जो P2 है वो मोमेंटम है कॉल्यूजन के बाद का और P1 जो है वो मोमेंटम है कॉल्यूजन के पहले का। अब बच्चों की जैसा आपको बताया गया था कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। तो बच्चों हम यहां पर मोमेंटम की जगह पे उनके फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो P इज इक्वल टू बच्चों क्या हुआ mv माइनस mu। बच्चों यहां पे जो mv है वो कॉल्यूजन के बाद का मोमेंटम है और जो mu है वो कॉल्यूजन से पहले का मोमेंटम है। जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने ये चीज पढ़ी थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन इट। बच्चों इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बच्चों पहला कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना अनबैलेंस फोर्स यूज हो रहा है और बच्चों सेकंड कि वो अनबैलेंस फोर्स कितने टाइम के लिए उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है।
तो बच्चों हम यहाँ से क्या चीज़ देख रहे हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1। ये चीज़ क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम P2 और P1 की वैल्यू पुट करते हैं, तो बच्चों क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MV माइनस MU। बच्चों M यहाँ पर कॉमन है तो आप M कॉमन ले सकते हैं। बच्चों आपने अभी तक एक बात और नोटिस नहीं करी कि जो स्टेटमेंट है वो ये चीज करी था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि बच्चों मोमेंटम तो चेंज हो रहा है लेकिन किस रेट से हो रहा है, यानी मोमेंटम को चेंज होने के लिए कितना टाइम लग रहा है। तो बच्चों अब क्या होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M ब्रैकेट V माइनस U अपॉन T। बच्चों यहाँ पे T क्यों आया है, T इस चीज को शो करने के लिए आया है कि किस रेट में कितने टाइम में ऑब्जेक्ट ने अपने मोमेंटम को चेंज किया। यह बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई इशू तो नहीं है। हाँ बच्चों सारी चीजें क्लियर है। बच्चों यहाँ पे F फोर्स है, M मास है, V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमने नीचे टाइम दिया हुआ है। तो बच्चों अब आप यहां से बात सोचो कि बॉल A अगर B के ऊपर फोर्स लगा रही है तो बॉल B भी तो A के ऊपर फोर्स लगा रही है। तो यहां से बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स A इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स B। और बच्चों यहां पे क्या यूज हो रहा है, पहले भी बताया गया था आपको बच्चों कि यहां पे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। बच्चों फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है जो कि है F इज इक्वल टू M ब्रैकेट V माइनस U अपॉन T। तो बच्चों अगर इस एक्सप्रेशन को हम फोर्स A और फोर्स B में अगर पुट करें तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आइए देखते हैं। MA ब्रैकेट VA माइनस UA अपॉन T इज इक्वल टू माइनस MB ब्रैकेट VB माइनस UB अपॉन T। बच्चों आप यहाँ पे ये चीज देखेंगे कि हमने यहाँ पे माइनस V, बच्चों आप यहाँ पे ये चीज नोटिस करेंगे कि हमने माइनस MB ब्रैकेट VB माइनस UB अपॉन T मेंशन करा है। बच्चों मैं आपको यहाँ पे बार बार याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं, जहां पर फोर्स के एक्सप्रेशन तो बराबर होते हैं मगर उनके साइन क्या होते हैं बच्चों, अपोजिट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब बच्चों आप यहां से ये चीज ध्यान देंगे कि दोनों जो बॉल थी वो आपस में T टाइम के लिए मिली थी। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि दोनों के लिए टाइम यहां पर क्या है, सेम है। इसलिए बच्चों जो हमारे पास नीचे T लिखा हुआ एक्सप्रेशन में वो कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, MA ब्रैकेट VA माइनस UA इज इक्वल टू माइनस MV ब्रैकेट VB माइनस U। बच्चों अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आएंगे MA VA माइनस MA UA इज इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MB U। अब बच्चों आप इनिशियल मोमेंटम वाले एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए और फाइनल मोमेंटम वाले एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड में ले जाइए। अब बच्चों अब आप यहां से ये चीज नोटिस करेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटा है वो बराबर है ऑब्जेक्ट के फाइनल मोमेंटा से। तो बच्चों यहां से हमने प्रूफ किया है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व होता है। जो यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जहां पे हमने ये चीज प्रूफ करी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटा है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और हाँ बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हाँ बच्चों अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।